व्यू देखते देखते मेरी आंखों के आगे अंधेरा आ गया, मेरी बॉडी वाइब्रेट होने लगी। वो इतनी हाई टेंशन वायर थी कि उसने मुझे अपनी तरफ खींच लिया। मेरी स्किन पूरी ऐसे उतर रही थी मेरे हाथों से। आई लॉस्ट एन ऑर्गन, माई बॉडी वॉज बर्न्ड। मेरा राइट हैंड 3 बार एम्प्यूट हुआ था। मैं 92% मैंने स्कोर किया आईसीएसई। मैं मेंटली स्टेबल थी, मैंने अपने आप को हैंडल किया। मुझे इन करियर चॉइस मुझे एक एक्ट्रेस बनना है। दोस्तों, आज की जो हमारी मेहमान हैं उनका नाम है अनामता, और उन्होंने जो करके दिखाया है वो लाखों करोड़ों लोगों के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल साबित हो सकता है। मैं उनकी कहानी आपको एक लाइन में बताता हूं और उसके बाद आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या आप नहीं जानना चाहेंगे कि इस कहानी में जो लड़की है उसमें इतनी हिम्मत कहां से आती है। अनामता, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। अनामता की कहानी ऐसी है कि आज से तो करीब 2 साल पहले, जब ये 13 साल की थी, अपने कजन्स के साथ खेल रही थी, अचानक इनका हाथ एक बहुत हाई टेंशन वायर पर पड़ गया और उसके बाद बहुत दुर्भाग्य ये रहा कि इनको अपना हाथ खोना पड़ा। लेकिन उसके बाद इन्होंने जो सीख ली और आज जो ये लोगों को सिखा रही हैं, दोस्तों अगले कुछ मिनट में आप इनकी कहानी सुनिए और ये सीखिए कि इस छोटी सी बच्ची में इतनी हिम्मत कहां से आती है। अनामता, मैं चाहूंगा कि आपके साथ जो हुआ उसे आप हमारे जी। दर्शकों को बताएं और फिर हम और गहराई में जाकर जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ, क्या इसे रोका जा सकता था, और ईश्वर ना करे कि किसी और के साथ ऐसा हो, उसे रोकने के लिए क्या क्या प्रोविजंस करने चाहिए। तो प्लीज आप बताइए कि आपके साथ करीब 2 साल पहले जब आप 13 साल की थी उस वक्त क्या हादसा हुआ। ये अक्टूबर 30 की बात है, 2022 की। एंड मैं अलीगढ़ में यूपी में अपने कजन के साथ टेरेस पे खेल रही थी। मैं अपनी बुआ के घर पे गई हुई थी। एंड क्योंकि ना मैं मुंबई में बॉर्न हुई हूँ, ब्रॉटअप हुई हूँ, मैं जब टेरेस को देखती हूँ ना, छत पे जाती हूँ, तो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा फील होता है कि मैं पूरा व्यू देखती हूँ, बिकॉज मुंबई में इतना टेरेस का होता नहीं है। एंड मैं बस व्यू एंजॉय कर रही थी अपने कजिन्स के साथ, बस देख रही थी, एंजॉय कर रही थी। सडनली व्यू देखते देखते मैं अपनी टेरेस की रेलिंग पे खड़ी हुई थी, एकदम एंडिंग पे खड़ी थी। व्यू देखते देखते मेरी आंखों के आगे अंधेरा आ गया, मेरी बॉडी वाइब्रेट होने लगी, और वो जो साउंड होता है ना, वो मेरे दिमाग में आज तक गूंजता है जब मैं इस मैटर के बारे में बात करती हूँ। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मेरे साथ ये क्या चल रहा है। मैं बस, आंखों के आगे अंधेरा आ गया, कुछ समझ नहीं आ रहा, बॉडी वाइब्रेट हो रही है, एक साउंड आ रहा है, हॉरिफाइंग साउंड। बंद। मैं उस टाइम बेहोश हो गई, मुझे कुछ समझ नहीं आया कि मेरे साथ ये क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। मेरी आंख खुली अलीगढ़ के हॉस्पिटल में, मेडिकल में, ठीक है। उधर मैंने जब अपनी आंखों खोल के देखा, मैं एक स्ट्रेचर पे लेटी हुई थी। मेरे पेरेंट्स रो रहे हैं, पूरा फैमिली रो रहा है, सब भाग दौड़ कर रहे हैं। हम फिर एक मूवी का जो सीन होता है जो आप देखते हो, वैसे मेरे ना आंखों के आगे चल रहा था। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मेरे साथ क्या हो रहा है। जब मेरे आंख जब मैंने देखा अपने हाथों की तरफ, तब मैं बहुत ही घबरा कर चीखी, क्योंकि उस टाइम मेरे हाथ पूरे जले हुए थे, लिटरली, ऑलमोस्ट, यू नो मेरी स्किन पूरी ऐसे उतर रही थी मेरे हाथों से। मैं अभी तक वो इमेज सोचती हूँ अपने दिमाग में, मुझे भी चिल्स आ जाते हैं कि किस कंडीशन में मेरे हाथ थे उस टाइम। एक जलने की बदबू आ रही थी मेरे अंदर से। जब मैंने पूछा कि मेरे साथ ये क्या हुआ है, तब मुझे पता चला, इट वॉज एन 11,000 वोल्ट्स ओपन वायर, जो मेरे 0.8 मीटर दूरी पे थी, जस्ट मेरे सामने थी। एंड वो इतनी हाई टेंशन वायर थी कि उसने मुझे अपनी तरफ खींच लिया। मुझे समझ भी नहीं आया क्या चला है, बिकॉज मुंबई में ओपन वायर्स नहीं होते हैं, मोस्टली चीजें अंडरग्राउंड होती है, या फिर आसपास इतना कुछ नहीं होता है। जब मुझे पता चला कि ये 11,000 वोल्ट्स ओपन वायर का, एक मुझे शॉक लगा है। मैं लिटरली
2 मिनट के लिए सोचती रह गई कि ये कैसे हो सकता है। और आप भी समझ सकते हैं कि कि एक ओपन वायर इतना करीब कैसे हो सकता है एक इंसान के। मुझे अब फिर हमें पता चला कि जो उस घर का ओनर था, कासिम, और उन्होंने अपना घर आगे बढ़ा रखा था, छत से आगे बढ़ा रखा था इलीगली, जबकि और लोगों ने नहीं करा हुआ था इतना। एंड मेरी बुआ उधर रेंट पे रहती थी, रिहाना बुआ मेरी उधर रेंट पे रहती थी। एंड उधर जो इलेक्ट्रिसिटी के ऑथराइज लोग थे उनकी भी डेफिनेटली गलती थी कि आप एक इतना हाई टेंशन वायर को कैसे ओपन रख सकते हैं। एंड जो घर के ओनर थे कासिम, उनकी तो डेफिनेटली गलती थी कि अगर आप उस घर में नहीं रह रहे हैं, कोई और रेंट पे रह रहा है, तो आपको किसी और की भी तो जान की परवाह होनी चाहिए ना। आप ऐसे थोड़ी कि छोड़ देंगे अपना घर। और लोगों ने एक प्रोटेक्टिव उसके ऊपर कवर लगाया भी था अपने घर के सामने, लेकिन इन्होंने, कासिम ने नहीं लगाया था, जिनका जो ही ओनर थे। और ना ही मुझे, जो उस घर में मेरी बुआ रहते थे, मेरे सारे कजिन रहते थे, मुझे किसी ने भी वार्न नहीं किया था कि यहाँ पे एक ओपन वायर है सामने एंड ये बोल के। और जबकि सब लोग बहुत सालों से उस घर में रह रहे थे एंड वो जो ओनर थे उस घर के, वो उसमें रहते नहीं थे, बट उनका ये ओन्ड हाउस था बहुत सालों से। अब आप समझ सकते हैं कि कुछ लोगों की थोड़ी गलती की वजह से मैंने अपना हाथ गंवा दिया, मेरी पूरी फैमिली, यू नो आप भी समझ सकते हैं कैसे सफर करते हैं लोग। मैंने अपने आप को संभाल लिया, मेरी फाइनेंशियल कंडीशन हमारी बेटर थी, बट कुछ लोग ऐसे होते हैं मेंटली स्टेबल नहीं हो पाते हैं। उनका कोई कोई लोगों का तो फाइनेंशियल कंडीशन भी इतना ठीक नहीं होता कि वो एक ट्रीटमेंट अफोर्ड कर पाए। तो मैं एक बहुत मेरे अंदर एक इतना वो है कि मैं अपना जो एंगर है एंड जो मेरी गलती भी नहीं थी जो मेरे साथ हुआ है, गलती हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर मैंने मैं मेरे को पता भी होता कि वायर है तो मैं नहीं जाती उसके पास। ना ही मेरी इस चीज में किसी कोई गलती उन लोगों की थी, इलेक्ट्रिसिटी का जो ऑथराइज लोग थे, कि उन्होंने एक 11,000 वोल्ट वायर को कैसे खुला छोड़ सकते हैं। घर के ओनर अनामता की गलती है। अनामता हम आपसे जानना चाहेंगे, डेफिनेटली उनकी बहुत बड़ी गलती है और ये आपका पूरा इंसिडेंट उन लोगों के लिए भी सबक है जो अपने घरों को इलीगली आगे बढ़ा लेते हैं, साइड में बढ़ा लेते हैं। दूसरा, डेफिनेटली। ये जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है वो जिम्मेदार है। तीसरी बात ये है कि हम इन सब चीजों को अपने आसपास होता हुआ देख लेते हैं। यानी आप तो उस दिन छत पर खेल रही थी, वो वायर तो उससे एक दिन पहले भी था, एक महीने पहले भी था, 2 महीने पहले भी था, और ये बहुत हादसा सारे। आपके साथ हुआ। आपके अलावा और भी कई सारे लोगों के साथ हो सकता था। डेफिनेटली। अनामिका, आपके साथ जो इतना बड़ा ये हादसा हुआ जिसके बाद आपकी लाइफ पूरी तरह से बदल गई, जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं, चाहे वो हाँ अलीगढ़ जी। का इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हो या आपके उस बुआ जी के मकान का मकान मालिक हो या आपकी बुआ जी के घर में रहने वाले आपके वो रिश्तेदार हों जिन्हें ये पता था हाँ जी। कि ऐसा हाई टेंशन वायर जा रहा है, उनसे आप क्या कहना चाहेंगी? आप क्या चाहती हैं, किस तरह का एक्शन होना चाहिए? ठीक है, सबसे पहले तो मैं इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी वालों को बोलना चाहती हूँ कि किस तरीके से वो लोग केयरलेस थे कि उन्होंने एक ओपन वायर इनसे खुला छोड़ दिया था 11,000 वोल्ट का। एंड हाँ, उस घर के ओनर को, कासिम, जिन्होंने अपना घर इलीगली आगे बढ़ा रखा था। एंड थर्ड, मेरी बुआ और उनके बच्चों को, रिहाना बुआ, सुभाना एंड अलीशा, दे बोथ वर माय कजिन्स, जो मेरी एज से मुझसे बड़े थे। उन्हें पूरा सेंस था एंड जो घर में रहती भी थे मेरी बुआ एंड जो घर के ओनर, सबको पता था कि देयर इज एन 11,000 वोल्ट्स वायर, ओपन वायर। तब जब तभी भी घर आगे बढ़ा रखा था, लोगों को अवेयर नहीं करना, वार्न नहीं करना कि ऐसा कुछ है हमारे घर में, आप प्लीज थोड़ा ध्यान से रहना। देयर वाज नथिंग लाइक दैट। एंड थर्ड, के इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के उन्होंने एक इतना हाई वोल्टेज वायर ओपन कैसे छोड़ सकते हैं। सो मैं, आई नो आई एम बीइंग टू हार्श, बट मैं ये बोलना चाहती हूँ कि उन लोगों को शर्म आनी चाहिए कि वो किस तरीके से ऐसे घूम रहे हैं। लाइक लिटरली मुझे इस कंडीशन में डाल के, लेकिन मेरी लाइफ एकदम से पूरी पलट गई। एंड वो टाइम आई वाज जस्ट 13 years old कि आई लॉस्ट एन ऑर्गन, माय बॉडी वाज बर्न्ड। मैं लाइक अपने आप को स्टेबल करने की इतनी कोशिश कर रही थी एंड अभी भी उनके ऊपर कुछ एक्शन नहीं लिया गया है। बस सब हम्म। ऐसे आराम से घूम रहे थे, जस्ट रोमिंग अराउंड। सो आई थिंक इतना आपको अपने घर को आगे बढ़ा के, अगर आप इस घर में नहीं भी रह रहे हो,
एटलीस्ट दूसरों की जान के साथ रिस्क मत लो। और जो लोग इस घर में रह रहे हैं उन्हें लिटरली पता था कि ऐसा सब कुछ है हमारे घर में, एक हाई टेंशन वायर इतना करीब है, तो इसको मत जाने दो ना। इसको वायर के बारे में कुछ पता भी नहीं है, मुझे कुछ आइडिया भी नहीं था, मैं बस व्यू एंजॉय कर रही हूँ, मुझे किसी ने वॉर्न भी नहीं किया था। तो आई थिंक बहुत बड़ा एक्शन उठाना चाहिए। एंड जो मेरे कजिन से किसी को कुछ डैमेज नहीं हुआ, कुछ नहीं, सिर्फ मुझे हुआ था। सो आई थिंक लाइक यू नो जो मेरे अंदर अभी एंगर है, मैं वो चाहती हूँ कि अभी और किसी के साथ ऐसा ना हो जो अभी मेरे साथ हो गया है। एक बड़ा एक्शन उठाना चाहिए जो उन्होंने किया है। एंड एक यू नो कि एक एटलीस्ट इक्वालिटी मेंटेन करना है कि जो मेरे साथ हुआ एटलीस्ट उन्हें एक पनिशमेंट मिले या कोई एक्शन लिया जाए इस ये जो मेरे साथ हुआ है। उनको मिलने वाला पनिशमेंट ये भी इंश्योर करेगा कि आगे किसी के साथ ऐसा ना हो। जाहिर है उनको पता नहीं था कि आपके साथ ये हादसा हो सकता है, लेकिन उनकी ये जिम्मेदारी बनती थी, क्योंकि आप उनके घर पर गेस्ट हैं, आप मेहमान हैं, आप बाहर से आए हैं, आपको जानकारी नहीं है, तो आपको जानकारी देना उनका फर्ज बनता था। ये उनकी तरफ से बहुत बड़ी लापरवाही और भूल हुई। लेकिन हाँ, अगर इस लापरवाही और भूल का खामियाजा सिर्फ आप भुगते हैं और वो नहीं, तो ऐसा हादसा फिर किसी और के साथ होगा। और हम बात सिर्फ अलीगढ़ के उस घर की नहीं कर रहे हैं, हमारे हिंदुस्तान में बहुत से ऐसे घर हैं, बहुत से ऐसे मोहल्ले हैं जहां पर लोग छतों को, छज्जों को, बालकनी को आगे बढ़ा लेते हैं, हाई टेंशन वायर जा रहे होते हैं, और लोग इस बारे में ध्यान भी नहीं देते जब तक कि कोई बड़ा हादसा ना हो जाए। तो मुझे लगता है कि आपके साथ जो हुआ है ये अपने आप में बताने के लिए काफी है बहुत सारे लोगों को कि अगर कभी ऐसा हो रहा है, देखो एक तो पहले कहते हैं इलीगल काम करना ही नहीं चाहिए, आपको क्यों अपना घर को आगे बढ़ाना है, और अगर आप कर भी रहे हैं तो फिर आपके घर में जो आ रहा है आप उसे तो कम से कम बताएं, क्योंकि आपने एक गलती की और उस गलती की सजा आप नहीं बल्कि कोई और भुगत रहा है, तो ये तो सच में बहुत बड़ी नाइंसाफी है। डेफिनेटली। एंड मैं एटलीस्ट ये केस को यू नो ये जो मेरे साथ हुआ मैं दुनिया में सबको अवेयर कर रही हूँ, सबको बता रही हूँ, बट आई थिंक हजारों लोगों के साथ ऐसा हो चुका होगा ऑलरेडी, एंड वो लोग डिप्रेस्ड होकर अपने घर में जाके बैठ गए हैं, दे आर नॉट आंसरेबल टू एनीवन। सो मैं चाहती हूँ कि आगे किसी के साथ ऐसा ना हो, और एक प्रोटेक्शन, एक यू नो अवेयरनेस रहे लोगों में कि ऐसा हमारे घर में है, यू शुड बी केयरफुल। एंड सिर्फ यहाँ की बात नहीं, यू आर करेक्ट, काफी जगहों पे ऐसा होता है कि वायर निकली है, लोगों के साथ काफी एक्सीडेंट्स होते हैं, बट वो यू नो लोगों के यू नो जैसे लाइट में आते ही नहीं है, सबको पता ही नहीं है कि ऐसा कुछ होता है। सो आई थिंक एक अवेयरनेस फैलानी चाहिए और हमें बहुत ज्यादा केयरफुल रहना चाहिए। जो भी आपके घर में आ रहा है या मेरे घर में या किसी के भी घर में, आपके घर में कोई आ रहा है, यू विल ऑब्वियसली यू नो आप अवेयर करोगे उनको कि हमारे घर में कुछ ऐसा रिस्क की जगह है एंड प्लीज डोंट गो देयर। एंड ऐसा नहीं कि यू आर लिविंग हियर फ्रॉम नाउ, आप 5-6 साल से एज अ टेनेंट भी उधर रह रहे हो रेंट पे, तब भी यू नो कि यहाँ क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, बट अवेयर नहीं करना है, सामने वाले को वार्न नहीं करना है। सो आई थिंक दिस इज लिटरली यू नो दे शुड हैव शेम ऑन देमसेल्व्स राइट नाउ। कि आप एग्जैक्टली किसी उनको के पूरी यू नो इट वाज रिस्किंग माय होल बॉडी, माय होल लाइफ, एंड टचवुड आई एम अलाइव नाउ कि सबने, मेरे पूरे फैमिली ने, मेरे लव्ड वंस ने मेरे लिए प्रे किया, आई एम अलाइव राइट नाउ, और मेरे अंदर भी हिम्मत थी, मेरे पेरेंट्स में थी। सो बट आई थिंक एक एक्शन उठाना चाहिए। डेफिनेटली एक्शन होना चाहिए, और कहीं ना कहीं ऊपर वाले ने आपको इतनी अच्छी बुद्धि दी है, सद्बुद्धि जिसको कहते हैं, जो आप पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ रही हैं और बहुत सारे लोगों को प्रेरणा दे रही हैं, इंस्पायर कर रही हैं। ये काम करती रही है, और मुझे लगता है कि वक्त के साथ उन लोगों को भी इसका सबक जरूर मिलेगा। ये हमारा वीडियो भी बहुत सारे लोगों तक पहुंचेगा और वहां से भी आवाज उठेगी कि जहां भी ऐसा हो रहा है, सिर्फ आपके केस में नहीं, जहां भी ऐसी गलतियां हो रही हैं उन सबको सबक मिले, ताकि आइंदा फिर किसी के लाइफ पर इस तरह का असर ना हो। डेफिनेटली डेफिनेटली। थैंक यू सो मच। आपने थैंक यू। लाइक यू नो आपके पॉडकास्ट के थ्रू ये अवेयरनेस फैल रहा है, एंड मैं लोगों को इंस्पायर कर पा रही हूँ कि वो अपने घर में जाके ना बैठे, अपनी यू नो रेज देयर वॉइस एंड एक्सेप्ट योरसेल्फ, एंड लोगों को आंसर करना चाहिए हमें अगर हमारे साथ कुछ भी हुआ है तो। ये बताइए कि आपके साथ जो इतना बड़ा ये हादसा हुआ, उसके बाद आपने कैसे खुद को हिम्मत दी, क्योंकि
हम अपने लाइफ में देखते हैं कि जरा सी प्रॉब्लम आ जाए, कोई छोटी सी प्रॉब्लम आ हम्म। जाए तो लोग टूट जाते हैं, लोग बहुत बड़ा एक्सट्रीम स्टेप भी ले लेते हैं, लोग कहने लगते हैं हमारी लाइफ ही बर्बाद हो गई, हम खत्म हो गए, तमाम तरह की बातें करते हैं। मैं जी। आपको अपने दर्शकों के बीच इसीलिए लाया हूं ताकि आपसे लोग सीख सकें। इतनी बड़ी एक घटना आपके जीवन में घटती है, आप 13 साल की हैं, आप पढ़ाई लिखाई कर रही हैं और अचानक आपका एक दिन एक एक हाथ आप गंवा देती हैं, उसके बाद कैसे आपने खुद को अपनी हिम्मत दी, किस तरह से आपने खुद को संभाला? हाँ, तो जब अलीगढ़ के मुझे हॉस्पिटल में बोला गया कि मेरा राइट हैंड एम्प्यूट करना पड़ेगा, काटना पड़ेगा। मेरे पेरेंट्स को एक और ओपिनियन चाहिए था कोई हॉस्पिटल से, तो हम बाय रोड एम्बुलेंस से हम दिल्ली आए, मेदांता हॉस्पिटल में। एंड एम्बुलेंस में भी मेरे पेरेंट्स, ऑब्वियसली कोई भी पेरेंट्स, कोई भी फैमिली रोएगी कि ये, बिकॉज़ मैं अपने पेरेंट्स की एक लौती बेटी हूँ, आई एम द ओनली चाइल्ड ऑफ माय पेरेंट्स। सो जी। ऑब्वियसली टेंस तो होंगे ही, राइट? बट मैंने उस टाइम अपने आप को सँभाला, मैं अपने पेरेंट्स को काम डाउन करी थी कि अभी शांत हो जाओ, जो होना होगा हो जाएगा। अभी टेंशन लेके रहो के कुछ फ़ायदा नहीं है, अभी हमें अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना होगा, अपनी हिम्मत बढ़ानी होगी। मैं अपने पेरेंट्स को एम्बुलेंस में भी शांत कर रही थी। एंड मेदांता हॉस्पिटल में आए हम दिल्ली में 4-5 आवर्स का बाय रोड जर्नी करके। उधर भी डॉक्टर्स ने ये रिकमेंड किया कि मेरा राइट हैंड एम्प्यूट करना पड़ेगा। हमें अब एक लास्ट ऑप्शन चाहिए था, वो था मुंबई से। तो हम हम्म। एयरलिफ्ट करके हम मुंबई आए। एंड हम्म। जब मैं फ्लाइट में बैठी थी, बस वही मेरे पास टाइम था कि मैं सोचूं कि अब मुझे आगे करना क्या है, बिकॉज मेरी ना पूरी बॉडी पे पट्टियां बंधी हुई थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था, बिकॉज अभी कुछ घंटों पहले तो मैं खेल रही थी अपने कजिन्स के साथ, हम्म। कि अभी कुछ देर पहले खेल रही हूँ और एकदम से ही मेरे साथ क्या हो गया। तो अब मैं एम्बुलेंस में बस चीजों को भुलाना चाहती थी। एंड अपने पेरेंट्स की हिम्मत बढ़ाना चाहती थी, क्योंकि हम्म। मैं अपने पेरेंट्स की हिम्मत हूँ एंड वो मेरी हिम्मत है। तो मैं अपने पेरेंट्स को हौसला दे रही थी। एंड फ्लाइट में भी मैंने यही सोचा कि अब मुझे अपनी हिम्मत नहीं हारनी है, चीज़ों को बहुत पॉजिटिवली लेना पड़ेगा। और मैं अपने पेरेंट्स की होप नहीं तोड़ सकती थी। मैंने अपने पेरेंट्स को होप दिलाई। एंड फिर उसके बाद हम मुंबई पहुंचे नेशनल बर्न सेंटर में। एंड उधर डॉक्टर्स ने बहुत ट्राई किया मेरा राइट हैंड बचाने का, बट वो नहीं बचा पाए। मेरा राइट हैंड 3 बार एम्प्यूट हुआ था, 3 बार एम्प्यूट किया था। पहले बिलो द एल्बो, देन अबव द एल्बो, देन बिलो द शोल्डर। यू कैन अंडरस्टैंड द पेन नाउ। और जब भी मुझे ये ड्रेसिंग्स के लिए जाती थी, मैं कोई भी अपनी सर्जरी के लिए जाती थी, जब मुझे दर्द फील होता था, मुझे वो लोग ध्यान आते थे कि आपकी छोटी सी गलती की वजह से मेरे साथ आज ये हो रहा है। ना मेरी कोई गलती थी इसमें, मेरा कुछ नहीं, कुछ फॉल्ट नहीं था, बस कोई मुझे वार्निंग नहीं मिली। उधर कुछ इतनी केयरलेसनेस थी कि मेरे साथ ऐसा हो गया। लेकिन मैंने उस टाइम अपनी हिम्मत नहीं हारी, मैंने अपने आप को बहुत संभाला। मैं जिस हॉस्पिटल में थी, बर्न्स हॉस्पिटल में, मैं देखती थी कि उधर सारे बर्न्स पेशेंट थे। उधर दिवाली का टाइम था, सारे बर्न्स के पेशेंट्स थे। किसी सबकी बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशंस थी, किसी का फेस बर्न था, किसी के बॉडी पार्ट्स बहुत एम्प्यूट हुए हुए थे। सो मैं उन्हें देख के अपना हौसला बढ़ाती थी कि मैं एटलीस्ट, मैं आई एम अलाइव राइट नाउ, मैं जिंदा हूँ, मैं अपने पेरेंट्स के साथ हूँ अभी। हम्म। सो मैं लाइक उस टाइम मैं बहुत ज़्यादा अपने आप को काम डाउन करती थी और एक अपनी हिम्मत नहीं हारती थी कि एटलीस्ट मैं अपने पेरेंट्स के साथ हूँ अभी, वो मेरी हिम्मत है, मैं उनकी हिम्मत हूँ। एंड मुझे कभी हारना ही नहीं था। अगर मैं उस टाइम हार जाती हॉस्पिटल में, तो शायद मैं अभी किसी को फेस भी नहीं कर पाती और मैं आपसे ये सब बातें भी नहीं कर पाती। और जब मुझे मिला 21 दिसंबर को, 53 डेज हॉस्पिटल में रहने के बाद, 3 सर्जरीज होने के बाद, लेफ्ट हैंड की भी ग्राफ्टिंग, मेरे थाई से स्किन निकाल के ग्राफ्टिंग की थी मेरे लेफ्ट हैंड की एंड थाइस की। लेफ्ट हैंड ओनली 20% फंक्शनल था मेरा, और Okay. बेयरली फंक्शनल था। एंड डिस्चार्ज के टाइम मुझे डॉक्टर्स ने रेकमेंड किया कि मुझे अब पब्लिक प्लेस में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि मेरे मेंटली मुझे बहुत इफेक्ट हो सकता है, बिकॉज ऑब्वियसली मेरी कंडीशन को देख के कि एक हम्म। इतनी कम एज में कोई बॉडी पार्ट एम्प्यूट हुआ है कि मैं लोगों को आंसर कर पाऊंगी या नहीं।
बट जब मुझे ये बात पता चली कि मुझे डॉक्टर्स ने पब्लिक प्लेस में जाने के लिए मना किया है, मैंने उसी टाइम ठान लिया था कि अब मैं एक पब्लिक प्लेस में जाऊंगी। एंड मैं डिस्चार्ज होने के बाद अपने घर जाने से पहले मैं एक पब्लिक रेस्टोरेंट में गई थी, जहाँ पे बहुत सारे लोग थे एंड लिटरली लोग मुझे देख भी रहे थे, स्टेयर कर रहे थे, बट मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था बिकॉज मैंने अपने आप को एक्सेप्ट कर लिया हाउ आई एम राइट नाउ। मैंने अपनी हिम्मत नहीं हारी। अगर कोई मुझे कुछ पूछ भी रहा था तो मैं बहुत पॉजिटिवली उन्हें रिप्लाई दे रही थी। एंड घर जाते ही डिस्चार्ज के बाद मैंने एक पेपर पे लेफ्ट हैंड से टेढ़ा मेढ़ा करके कैसे भी लिखा, caution no sympathy, because I didn't wanted anybody to sympathize me कि कि अरे सी क्या हो गया है, ये ऐसे कैसे हो गया इसके साथ, अभी कुछ दिन पहले तो ठीक थी। तो मुझे ये नहीं चाहिए था कि कोई मुझे सिंपैथी दे। सो मैंने वो एक वॉल पे अपने पेरेंट्स से स्टिक करवा दिया था एंड मैंने बोला जो भी मुझसे मिलना है वो इस पेपर पे देखे। अनामिका, मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि आप जिस वक्त ये सारी बातें कर रही हैं, बहुत सारे लोग आपको सुनकर अपने आप में एक नई हिम्मत को महसूस कर रहे हैं। मैं खुद भी जब आपसे बात कर रहा हूं, मैं अंदाजा लगा सकता हूं आप 13 साल की हैं, और जिस वक्त ये हादसा होता है, जाहिर है आपकी पढ़ाई लिखाई पर इसका सीधा असर पड़ा होगा। और उसके बाद कैसे आपने अपनी पढ़ाई को जारी रखा, कैसे आपने खुद को तैयार किया एग्जाम देने के लिए, वो भी बताइए प्लीज, ताकि हम उन बच्चों को भी समझा पाएं जो अक्सर छोटी मोटी फेलियर से डरने लगते हैं, और आपके साथ तो इतनी बड़ी चीज हुई थी। जी। सो जब मेरा हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ था तब मुझे डॉक्टर्स ने ये भी रेकमेंड किया था कि मैं 2 या 1 साल के लिए अपनी पढ़ाई स्टॉप कर दूं। एंड वो टाइम मैं 10th में आ गई थी। एंड जब मैं घर पे आई मेरा लेफ्ट हैंड फंक्शनल नहीं था, बिल्कुल वर्क नहीं करता था, मतलब मेरा रिस्ट ऐसे रहता था, बिल्कुल रिस्ट ड्रॉप था मेरा, ओनली 20-15% फंक्शनल था मेरा हाथ। अब मेरा सबसे बड़ा चैलेंज था घर आने के बाद कि मुझे अपना लेफ्ट हैंड को फंक्शनल करना है। एंड मेरा सबसे बड़ा एक ट्रिगर था कि मुझे डिस्चार्ज पेपर में डॉक्टर्स ने मेरी एक और सर्जरी के लिए रेकमेंड कर दिया था कि आपको 2 महीने बाद आके एक लेफ्ट हैंड की सर्जरी करानी पड़ेगी। फिर मैंने सोचा कि अब मैं इतनी चीजों से फाइट करके जा रही हूँ, अपने इतने दर्द को सह के जा रही हूँ, अब मुझे वापस इसके लिए आना पड़ेगा। मैंने उसी टाइम ठान लिया कि अब मैं वापस सर्जरी नहीं कराऊंगी एंड मैं अपने लेफ्ट हैंड पे पूरा फोकस कर रही थी। अपना लेफ्ट हैंड को पूरी प्रायोरिटी बना दी थी मैंने। मैं एवरीडे एक्सरसाइज करती थी 2-3 घंटा, यूट्यूब पे वीडियोस देख के एक्सरसाइज करती थी एंड आक्यूपंक्चर के लिए जाती थी। रग हकीम है उनके पास, फिजियोथेरेपी के लिए जाती थी, बहुत एक्सरसाइज करती थी, गर्म पानी में अपना हाथ डालती थी, सारी एक्सरसाइज करती थी। एंड मैंने एवरीडे एक्सरसाइज किया एंड मेरा लेफ्ट हैंड अब स्टेबल हो गया है। बिकॉज मुझे एक्यूपंक्चर में भी मिनिमम मैक्सिमम 1 आवर का होता है। मैं डॉक्टर को बोलती थी आप एक्स्ट्रा करके मेरा लेफ्ट हैंड ठीक करो पहले, बिकॉज अब मुझे अपने लेफ्ट हैंड से अपना सारा काम करना था, क्योंकि मैं एक राइट हैंडी थी। मैं अपना सारा काम पहले राइट हैंड से करती थी, अब मैं लेफ्ट हैंड पे बहुत एक्सरसाइज करती थी। अब फाइनली टचवुड मेरा लेफ्ट हैंड स्टेबल हो गया। अब अगस्त हो गया था, अब अगस्त में ये हादसा किस दिन हुआ है आपके साथ, आपको तारीख याद है? या 30 अक्टूबर 2022। 2022 को, और अब आप बात कर रही हैं अगले साल यानी 2023 अगस्त की। जी, अगस्त की बात कर रही थी और मुझे डिस्चार्ज भी दिसंबर 2022 में ही मिला था। जी। एंड मैं जब अब मुझे ध्यान आया कि मुझे अपनी पढ़ाई भी स्टार्ट करनी पड़ेगी, बिकॉज 10th था और बोर्ड था, तो उसकी वजह से आप कुछ रिस्क नहीं ले सकते थे। और मेरे स्कूल में भी मुझे बोला था कि अगर आप स्कूल 1 दिन आओगे, वीक में 2 दिन आओगे तो भी चलेगा, नहीं आओगे देन ऑल्सो इट्स फाइन। बट मुझे जाके अब मुझे घर में नहीं बैठना है, मुझे अब बाहर जाना है, मुझे मेरे स्कूल में जाना है, दोस्तों के साथ घूमना है। एंड अब मेरा एक और चैलेंज था कि मुझे लेफ्ट हैंड से अब लिखना कैसे, बिकॉज ऑब्वियसली इट इज वेरी टफ टू राइट विद योर रॉन्ग हैंड एंड कुछ ही महीनों में इट इज नॉट इजी। अब मैं एवरीडे लिखती थी, 2-2 3-3 पेज लिखती थी, प्रैक्टिस करती थी। एंड फिर मैंने क्लासेस भी अपनी ज्वाइन कर ली थी, ट्यूशंस जाती थी, मैं स्कूल जाती थी। एंड जब मैं स्कूल गई मुझे अपनी पढ़ाई इतनी मिस नहीं करनी थी। जब मैं स्कूल गई मुझे पता चला कि 80% सिलेबस कंप्लीट हो गया स्कूल का। एंड उनके सो आई वाज अ बिट टेंस्ड कि अब बोर्ड है, अब
तो फिर मैंने एवरी डे 3-4 घंटा एवरी डे मैं पढ़ाई करती थी, ट्यूशन जाती थी एंड क्लासेस में बैठती थी, सेल्फ स्टडी करती थी, स्कूल भी जाती थी। एंड मैंने कैसे करके दिन रात मेहनत करके हम्म। मैंने अपना सिलेबस कंप्लीट किया। एंड तो जब आपने मैंने लिखना सीखा लेफ्ट हैंड से? जी लेफ्ट हैंड से मैं प्रैक्टिस करती थी, लिखना सीखा मैंने। फिर मेरे बोर्ड्स, मुझे एग्जाम देना था। मैं लिख तो पाती थी लेफ्ट हैंड से, बट मेरी टीचर्स ने मुझे रेकमेंड किया, इंसिस्ट किया कि लेफ्ट हैंड से लिख तो लूंगी मैं, बट स्पीड का थोड़ा कॉम्प्रोमाइज ना स्पीड हो नहीं जाए, आएगी। बिकॉज यस। रिस्क नहीं ले सकते बोर्ड्स के लिए। तो मुझे एक हम्म। राइटर प्रोवाइड किया मेरे स्कूल ने, सिटी इंटरनेशनल स्कूल। लाइक माय स्कूल इज हम्म। वेरी सपोर्टिव। लाइक अगर उनका सपोर्ट नहीं होता तो शायद मेरे अंदर हिम्मत नहीं होती कि मैं एग्जाम भी दूं जाके, लोगों को फेस करूं, सारे फ्रेंड्स को मिलूं। सो यस। माय स्कूल, माय फ्रेंड्स आर लिटरली अ ब्लेसिंग टू मी, एंड डेफिनेटली माय फैमिली। एंड उसके बाद मैंने बोर्ड्स में एग्जाम दिए। एंड बहुत मेहनत करने के बाद मैं 92% मैंने स्कोर किया आईसीएसई ओ बोर्ड वाओ, में। 92%। Yeah, 92%, and I was so happy after that. अनामिका, अब पढ़ाई के बाद आप क्या करना चाहती हैं लाइफ में? क्या करने का इरादा है आपका? लाइफ में मेरा सबसे बड़ा एम है कि मुझे लोगों को मोटिवेट करना है, जो छोटी छोटी चीजों से टेंशन लेके, जैसे आपने बोला अभी मुझे जी। कि छोटी छोटी चीजों से डिप्रेस्ड होके अपने घर में जाके बैठ जाते हैं। एंड उनके लिए ही मैंने अपने डिस्चार्ज के 2 महीने बाद मैंने एक गाना बनाया, फूल परी, जो हाँ। लिखा पीयूष मिश्रा जी ने था। एंड जी। शताब सर केत के आगे ने डायरेक्ट किया, दिया अय्यर ने वो गाना गाया, स्नेहा हाँ। खनवलकर मैम ने उसका म्यूजिक दिया। जी। एंड मैंने उन लोगों के लिए वो गाना बनाया था जो छोटी छोटी चीजों से तंग आकर, स्ट्रेस होके, हाँ। डिप्रेस्ड होके अपने घर में जाके बैठ जाते हैं। सो वो गाने में एक लाइन है, एक हाँ। हाथ गया तो हुआ यार क्या, मंजिल अपनी पाऊंगी। सो दैट हम्म। इज द मोटो ऑफ माय लाइफ। एंड पीयूष मिश्रा जी ने एक बहुत बड़ा एक रोल निभाया है मेरे पूरे जर्नी में। उन्होंने मुझे हाँ, नाम फूल परी दिया। उन्होंने मैंने भी मेरे देखा आपका इंस्टाग्राम पे आईडी भी फूल परी के नाम से है। जी, भूल परी अनंता। एंड जी। फिर मैंने अपना म्यूजिक वीडियो भी रिलीज किया, उसे भी काफी लव मिला, बहुत पॉजिटिव हाँ। रिस्पॉन्स आया उसका भी। एंड जैसे आपने पूछा कि मुझे आगे करना क्या है, मेरा सेकंड एम ये है कि मुझे एक अवेयरनेस फैलानी है कि हम्म। जिस केयरलेसनेस से मेरे साथ ऐसा हुआ, जो इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी थी, घर के ओनर जो घर में रहते भी थे, जिन्होंने हम्म। मुझे अवेयर नहीं किया, एंड जो ओनर जिन्होंने ही डिडंट केयर अबाउट द लाइव्स ऑफ द पीपल, कि यस। अगर आप उस घर में नहीं रह रहे हो तो ऐसा तो नहीं ना कि आप हम्म। किसी और की लाइफ के साथ रिस्क लो। तो एग्जैक्टली। हम्म। हाँ, तो मैं वो चाहती हूँ कि ऐसा कोई भी ना करे, एंड अपने घर में एक सेफ्टी बना के रखे, क्योंकि मैं मुंबई में, मैं हायर फ्लोर पे रहती हूँ, 35th फ्लोर पे। उधर हम्म। मेरे घर पे कोई भी बच्चा आता है, कोई भी आता है, मैं उन्हें अवेयर कर देती हूँ कि ये विंडो के पास अभी मत जाना। इट इज छोटे बच्चे तो आपको पता है कि यस। दे डोंट नो व्हाट टू डू। तो मैं सबको हम्म। अवेयर कर देती हूँ, अपने घर की विंडोज बंद कर देती हूँ, एंड सबको यू नो सबको रिस्क, किसी को रिस्क में नहीं डालती। सो आई थिंक आपको, आपके घर में कोई आ रहा है, आप कहीं पे भी जा रहे हो, अगर आपको किसी चीज के बारे में पता है तो किसी को बताओ कि दिस थिंग कैन हैपन विद यू। जैसे अगर मुझे हम्म। कोई बताता कि यहाँ पे हाई टेंशन वायर है 11,000 वोल्ट का, तो मैं शायद उसके करीब, मैं पास में भी नहीं जाती, मैं टेरेस पे भी नहीं जाती। तो यस। मैं लोगों को यही बोलना चाहती हूँ कि एक अवेयरनेस फैलाओ कि ऐसी चीजें अब होनी नहीं चाहिए। बिकॉज मैं मेंटली स्टेबल थी, मैंने अपने आप को हैंडल किया, मैं इस फेज से निकल गई। बट काफी लोग ऐसे हैं जिनके साथ ऐसे एक्सीडेंट्स होते रहते हैं, वो अपनी लाइफ के साथ एक बहुत गलत स्टेप उठा लेते हैं। तो आई थिंक अपना एक हिम्मत नहीं हारनी चाहिए हमें कभी भी। एंड लोगों को अवेयर करके रखना चाहिए चीजों के बारे में। एंड थर्ड एम मेरा ये है, मुझे इन करियर चॉइस मुझे एक एक्ट्रेस बनना है। दैट इज वन ऑफ माय बिगेस्ट ड्रीम। वाओ। सो आपने इतने देर जो हमसे बात की अनामिका,
जी, मैं लगता हूँ कि मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को आपने इंस्पायर किया होगा कि जिंदगी में कोई भी मुसीबत क्यों ना आ जाए वो इतनी बड़ी नहीं होती कि आप अपने सपनों के साथ समझौता करें, आप अपने काम के साथ समझौता करें। जैसे आपने एग्जाम भी दिया, बहुत अच्छे नंबर से आप पास भी हुई, आपकी बहुत सारी उम्मीदें हैं, सपने हैं जो कि होने चाहिए। जिंदगी जीने के लिए सपने उम्मीदें हमें चाहिए, हम इसीलिए डेफिनेट हमारे कुछ ख्वाब होते हैं जो हम पूरा करना चाहते हैं, और बहुत अच्छी बात है कि आपने उनको कहीं भी सफर नहीं होने दिया है। और जिस तरह से आपने बताया जो घटना आपके साथ हुई और कैसे आपने खुद को हैंडल किया, कैसे आपने अपने पेरेंट्स को हैंडल किया, मैं समझ सकता हूँ आपके पेरेंट्स पर क्या बीत रही होगी। बच्चे को हल्के सा खरोंच आ जाए तो पेरेंट्स रोने लगते हैं, और ये तो इतनी बड़ी बात थी। तो जिस तरह से आपने संभाला है, आप अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल हैं अनामता। और मैं बार बार अनामता नाम ले रहा हूं तो मेरे मन में एक ख्याल ये भी आ रहा है कि मैं आपसे पूछूं कि अनामता का मीनिंग क्या होता है। अनामता नाम का मीनिंग है गॉड गिफ्ट। ओके। सो या नहीं, ये तो वाकई आप में ये गॉड गिफ्ट ही है कि आप इतनी बड़े हादसे के बाद खुद को इतना संभाल पाई हैं। एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट। आप जहां भी थैंक यू जाएं, जो सो भी करें, वो सबसे अच्छा करें, एक मिसाल बने, बहुत सारे लोगों को मोटिवेट करें। आप एक अभिनेत्री भी बने, एक्ट्रेस बने, जैसा आप बनना चाहती हैं। और आप थैंक अपने सपनों को कभी भी कॉम्प्रोमाइज ना करें, अच्छी उम्मीदें रखें, और बहुत कुछ अच्छा होना बाकी है, क्योंकि आप एक बहुत पॉजिटिव सोल हैं और आपके अंदर बहुत सारी पॉजिटिविटी भरी हुई है। हमें आप जैसे लोगों की बहुत ज्यादा जरूरत है। प्लीज बहुत सारे लोगों से मिलिए, बहुत सारे लोगों को बताइए, इंटरैक्ट कीजिए। आप नहीं जानती कि आपकी इन बातों से कितने सारे लोगों को मोटिवेशन मिलने वाली है, यू सो पॉजिटिविटी मिलने मच। वाली है। क्योंकि इतनी थैंक देर मैंने आपसे बात की, मुझे लग रहा है कि वो पॉजिटिविटी का थोड़ा बहुत टच मेरे पास भी आ रहा है। एंड विश यू ऑल द बेस्ट अनामता। थैंक यू सो मच। मुझे थैंक्स लगता है अ कि आपने जो किया है वो आपने अपने या अपने परिवार के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए किया है, क्योंकि जितने भी लोग इस बात को सुनेंगे, जानेंगे, उनको ये पता चलेगा कि हाँ, ये कितना मुश्किल होता है, लेकिन उस मुश्किल को आपने कितनी बहादुरी से आपने इसको हल किया है। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि मैंने अपने फोन में आपका नाम जो सेव किया है वो कैसे किया है। मैंने लिखा है ब्रेव गर्ल अनामता। आप मेरे थैंक यू लिए सो ब्रेव गर्ल हैं, एक मीन्स बहादुर अ लड़की लॉट हैं। टू मी। थैंक यू सो मच। थैंक्स अ थैंक यू। लॉट। थैंक यू हमसे बात थैंक यू करने सो के लिए, और हम चाहेंगे कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि आपकी कहानी जी, लोगों तक पहुंचे, उससे लोगों को सीखने को मिले। थैंक यू सो थैंक यू मच। सो मच। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सो मच।